चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट साइंस में हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। क्लियर है? हमने इससे पहले जितने भी वीडियोस थे उनमें आंख से रिलेटेड सारी बातें लगभग देख ली। कहने का मतलब क्या, ह्यूमन आई से रिलेटेड। मतलब हमने सबसे पहले ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखा, फिर उसका फंक्शनिंग देखा, फिर उसके बाद उसके डिफेक्ट्स देखे, उन डिफेक्ट्स के करेक्शंस देखे, फिर हमने कैटरेक्ट सर्जरी देखी, ठीक है। उसके बाद हमने आई डोनेशन देखा, और उसके बाद में लास्ट में यह भी बताया गया कि ह्यूमन की दो जो आंखें हैं वो संख्या में 2 क्यों हैं और सामने की तरफ क्यों है। तो कुल मिलाकर हमने कंप्लीट रूप से, है ना, कंप्लीटली हमने ह्यूमन आई को देख लिया है, और मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको कहना चाहूंगा कि मैं साइंस से रिलेटेड नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूं। मतलब पूरी की पूरी बुक तैयार कर रखी है, जितना भी आपके पास कोर्स है ना, आपका जो कोर्स है साइंस का, उसका मैंने बुक तैयार कर रखा है नोट्स का। अगर आपको लगता है कि सर के नोट्स हमारे काम आ सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है मेरे नोट्स में, तो आप मुझसे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वो नोट्स बाय कुरियर और बाय पोस्ट भिजवा सकता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्लियर है? एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, उसमें से हम लाइट को भेज रहे हैं, है ना। तो लाइट किस प्रकार से रिफ्रैक्ट होती है ना, वो बातें हम देखते हैं। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। तो क्या है, कैसे है, तो सुनिएगा। कहने का मतलब हो गया, जब कभी भी आप किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म में से लाइट भेजोगे, ठीक, तो सुनिएगा। देखिए, ये हमने रे भेजी है, ये जो आपको रे दिखाई दे रही है ये जाने वाली है। कहने का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पीई, पी जो है वो है इंसिडेंट रे, ये पीई हो गया सब। क्लियर है? ये रे आपके प्रिज्म में एंटर कर रही है, हम इसको भेज रहे हैं, तो ये पीई हो गया इंसिडेंट रे। सीधी बात है, इंसिडेंट का मतलब है आने वाली। क्लियर है? तो इंसिडेंट रे हो गया। उसके बाद में ईएफ जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, आपको दिख रहा होगा ईएफ। सीधी बात है ना। देखिएगा, इस रे को कहने का मतलब जाना कैसे था, ये सीधा, ये जो आपको ग्रीन लाइट दिख रही है, ये इस रे का डायरेक्शन था। पीई रे का क्या था, डायरेक्शन था। इसको ऐसे जाना था, लेकिन वो ऐसे नहीं गई, वो मुड़ गई, अपने रास्ते से मुड़ गई। सही बात है, और इसी को तो हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। भाई सीधी बात है, हमने रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में देखा, लाइट में हमने देखा कि जब भी रे, है ना, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, कहने का मतलब चाहे वो रेयर से डेंस में जाए या डेंस से रेयर में जाए, कुल मिलाकर वो अपने डायरेक्शन से थोड़ा सा बैंड हो जाती है, वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। क्लियर है? और इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो यहां पर भी क्या है, यहां पर प्रिज्म है, ये ग्लास है, बाहर एयर है, ठीक है। बाहर वाला जो है वो रेयर मीडियम है, और ये जो ग्लास जो है वो डेंस है। सीधी बात है ना। ये रेयर है और ये डेंसर है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर यहां पर रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है। और मैंने आपको बताया था, जब कभी भी रे रेयर मीडियम से डेंस में जाती है, तब वो, है ना, कहने का मतलब अपना जो नॉर्मल होता है उसके पास आ जाती है। क्लियर है सर? ये देखिएगा आपको, ये रहा आपका नॉर्मल। सीधी बात है ना। नॉर्मल हमेशा उस, है ना, उस सरफेस के, ठीक है ना, कहने का मतलब हो गया, या उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जो प्लेन दोनों मीडियम को क्या करता है, अलग अलग या डिफरेंशिएट। क्लियर है? सीधी सी बात है। तो ये प्लेन है, ये कहने का मतलब ये जो आपकी ए बी जो साइड है, ये वो प्लेन है जो कि एयर को और ग्लास को अलग अलग कर रही है। क्लियर है? तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर देखो हमने ये लाइन खींची, ये है नॉर्मल। और आप देखिए, इस रे को ऐसे जाना था, लेकिन ऐसे नहीं गई और यूं मुड़ गई। देखिए आप, यूं मुड़ी, है ना। कुल मिलाकर नॉर्मल के क्या आ गई, पास आ गई। सीधी बात है। तो कहने का मतलब हो गया, जब रे रेयर से डेंस में जाती है तो नॉर्मल के पास आ जाती है, बिल्कुल पास आ गई सब। तो यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ है, इसीलिए हमने ईएफ को क्या कहा है, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है सर? उसके बाद हमने बात की एफएस, है ना, इमर्जेंट रे, एफएस। ये देखिए एफएस, इमर्जेंट का मतलब था बाहर निकलने वाली, सीधी सी बात है ना। इस प्रिज्म में से बाहर निकलने वाली रे, है ना। तो बाहर निकलने वाली रे कौन है, एफएस। कुल मिलाकर ये रे देखिए ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे गई, और फिर ये और मुड़ गई। क्लियर है सर? अब अगर हिसाब से देखा जाए तो ये जो रे थी, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था। सही बात है, इसको ऐसे स्ट्रेट जाना था, लेकिन स्ट्रेट नहीं की, ये फिर रिफ्रैक्ट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अब डेंस से कैसे जा रही है, रेयर में। ये डेंसर है और ये रेयर है, ये एयर है और ये ग्लास है। तो ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है। तो कुल मिलाकर जब कभी भी रे, मैंने आपको बता रखा है, जब कभी भी लाइट रे, है ना, डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, रेयर मीडियम में जाती है, तो क्या होता है, वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। और आप देखिए, ये रहा आपका नॉर्मल।
क्लियर है, ये नॉर्मल है। और देखिए इस रे को ऐसे जाना था, सीधी सी बात है, ऐसे जाना था, तब वो नॉर्मल के पास थी, लेकिन अब वो नॉर्मल से क्या होगी, दूर हट गई है। क्लियर है। तो कुल मिलाकर रे को जाना ऐसे था, जिस रे को हमने अंदर भेजा था, जो कि हमारी इंसिडेंट रे थी, वो इस प्रकार जाती, लेकिन साहब अब वो कैसे चली गई है, ऐसे। क्लियर हो गया, ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल ए की। तो एंगल ए का मतलब होता है एंगल ऑफ द प्रिज्म। कहां बनता है सर ये एंगल ऑफ द प्रिज्म? एंगल ऑफ द प्रिज्म बनता है उन दो सरफेसेस के बीच में, जो दोनों सरफेसेस रिफ्रैक्शन है ना करती है ना, जहां पर रिफ्रैक्शन होता है। कहने का मतलब हो गया ए बी, है ना, एक सरफेस तो हो गई ए बी, यहां देखिए आप रे अंदर जा रही है ना, तो जब वो अंदर गई तो यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ। और एक सरफेस है ए सी, यहां से जब रे बाहर आई तब भी क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। तो कुल मिलाकर ए बी और ए सी रिफ्रैक्शन करवाने वाली सरफेसेस है। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच का जो एंगल है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ द प्रिज्म। ओके सर। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल आई की। तो एंगल आई का फुल फॉर्म है एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहां बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? ये बना सर, यहां पे रहा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, कि भाई जब आपने रे को अंदर भेजा है ना, तो नॉर्मल के साथ आपने कितना एंगल बनाया है, बहुत मायने रखती है ये बात, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें एंगल आर की, तो एंगल आर का फुल फॉर्म है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। ये देखिए जब अंदर घुसी तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो होता है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच। ये रहा नॉर्मल और ये रही ब्लू लाइन आपकी रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल वो है एंगल आर, और इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल ई की। तो एंगल ई का फुल फॉर्म है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये बना यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये बनता है नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में। सही बात है, क्लियर है कि निकलते वक्त, बाहर निकलते वक्त उसने नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाया है, वही एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। लास्ट वाला एंगल होता है एंगल डी, और इसका फुल फॉर्म है एंगल ऑफ डेविएशन। एंड एंगल ऑफ डेविएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। इसी से क्वेश्चन किए जाते हैं, सीधी बात है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन बनता कहां है ना। तो सुनिएगा, देखिए एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब हो गया कुल मिलाकर कि जब रे अंदर गई और जब रे बाहर आई, सीधी बात है, तो वो टोटल कितनी मुड़ी, टोटल उसमें कितना झुकाव आया, टोटल कितना डेविएशन आया। तो टोटल डेविएशन को बताने वाला एंगल ही क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। सर इसको नापेंगे कैसे, कैसे पता लगाएंगे? कुछ नहीं करना है, आपकी जो इंसिडेंस है ना, सॉरी आपकी जो इंसिडेंट रे है, उस इंसिडेंट रे को आप आगे की तरफ बढ़ाइए। देखिए इसने ग्रीन लाइन में आगे की तरफ बढ़ाया, ओके। आपकी जो ये इमर्जेंट रे है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाइए, आपने बढ़ा दिया। अब यहां पर जो एंगल बना इन दोनों के बीच में, यही क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। सर क्या मतलब है इसका, एक बार हमें समझाइए। तो सुनिए, रे को जाना कैसे था, ऐसे ऐसे जाना था, लेकिन रे मुड़ कैसे गई, ऐसे। अब आप देखिए मेरे इन दोनों हाथों के बीच में है ना, यही तो एंगल बता रहा है कि भाई रे कितनी मुड़ी। सीधी बात है, जाना कैसे था, ऐसे, लेकिन रे मुड़ कितनी गई, है ना, रे मुड़ गई सर, इतनी मुड़ गई। क्लियर है। तो यहां पे जो एंगल बना है वही क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है। तो आपने क्या किया, इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाया, इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाया, है ना, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बना वही क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन किया जाता है वो क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से फैक्टर्स पर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। तो आइएगा बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, कहने का मतलब क्या, समझ लिया आपने पतला प्रिज्म लिया है तो डेविएशन अलग आएगा। अगर आपने थोड़ा सा इस तरह से, है ना, थोड़ा सा मोटा, है ना, इस प्रकार से एंगल लिया है, ठीक है, तो कहने का मतलब इस प्रकार से अगर आपने प्रिज्म लिया है तो वहां पर आपका जो डेविएशन एंगल है वो ज्यादा आएगा। सीधी बात है, मतलब ये एंगल ऑफ प्रिज्म अगर कम होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा, और अगर ये एंगल ज्यादा हो जाएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो कुल मिलाकर एंगल ऑफ डेविएशन जिन पर डिपेंड करता है उनमें जो पहला फैक्टर है वो है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बना सब, है ना, मतलब आपने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है जब आपने रे को अंदर भेजा है। आपने ऐसे भेजा है, ऐसे भेजा है, ऐसे भेजा, किस प्रकार से अंदर भेजा है, ये बात भी बहुत डिपेंड करती है ना, इसके हिसाब से भी, ठीक है। तो इस पर भी क्या करता है, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। तो किस पर करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। क्लियर है सर। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी, अगर हम दूसरी तो हो गई, तीसरी चीज अगर हम देखें तो वो हो जाता है मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। भाई सीधी बात है ना, प्रिज्म का मटेरियल कैसा है।
है ना, वो रे के लिए डेंसर का काम करता है या रेयरर का काम करता है। कुल मिलाकर उसमें रे को चलने में आसानी हो रही है या मुश्किल हो रही है, सीधी बात है ना। ठीक है, अगर आसानी हो रही है तो वो कम रिफ्रैक्ट हो जाएगी, अगर मुश्किल हो रही है तो उसको रिफ्रैक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, तो ज्यादा झुक जाएगी। तो कहने का मतलब क्या, मटेरियल भी बहुत मायने रखता है, तो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन। लास्ट बात करते हैं वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ, है ना। कहने का मतलब हो गया लाइट का वेवलेंथ कैसा है ना। मैं आपको बताता हूं, अगर वेवलेंथ ज्यादा होता है तो लाइट कम मुड़ती है ना, और अगर वेवलेंथ कम होता है तो लाइट ज्यादा मुड़ती है। कुल मिलाकर अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा कम, और वेवलेंथ अगर कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा ज्यादा। ठीक है ना। और मैं आपको बता देता हूं, जो लाल कलर होता है ना, उसमें डेविएशन सबसे कम होता है, मतलब उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। और जो आपका वायलेट कलर होता है ना, उसका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा डेविएशन आता है। मैंने क्या कहा आपको, रेड कलर में डेविएशन सबसे कम आता है, क्यों, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। वायलेट कलर में डेविएशन सबसे ज्यादा आता है, क्यों, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। क्लियर है। तो कहने का मतलब हो गया, आने वाली लाइट के वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है कौन, आपका एंगल ऑफ डेविएशन। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो डेविएशन कम होगा, और अगर वेवलेंथ कम है तो डेविएशन एंगल भी क्या होगा, ज्यादा। ये थी सारी की सारी बातें। तो इस प्रकार से आपके एंगल ऑफ डेविएशन इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और आपको पूछा जाता है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको, है ना, ये बात सारी क्लियर हो गई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है ये किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कह के वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।